हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, जहां भी होंगे अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि अब आप लोग का हिंदी का एग्ज़ाम कुछ ही दिनों के बाद बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत कम समय रह गया है, मात्र 2 दिन रह गया है या 1 दिन रह गया है। ठीक है, तो उस बीच आपके बीच एक हम नए टॉपिक को लेकर आए हैं, जो टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। अगर इस टॉपिक को आप इस वीडियो को देख के जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 30 नंबर आसानी से क्लियर हो जाएगा। और 30 नंबर हिंदी के अंदर आना बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप 30 नंबर से फेल नहीं हो सकते हैं, इसलिए या पास होने के लिए भी या फिर अच्छे नंबर ग्रोथ करने के लिए भी आपको इस वीडियो में बने रहना है। दोस्तों में शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल पर नए होंगे तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं आपको, जो आपका एग्जाम में बेहतर होगा या आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी व्याकरण का या फिर गद्यांश। देखिए, आपका गद्यांश इसमें हम लेकर आए हैं एवं निबंध। मेन आज जो हम लोगों का टॉपिक होगा, ये 2 टॉपिक्स को आज हम लोग क्लियर करेंगे। और ये 2 टॉपिक्स कितने नंबर का है? 30 मार्क्स का ये दोनों टॉपिक आपका पक्का हो जाएगा आज इस वीडियो के माध्यम से। 100% आपका ये परीक्षा में पूछे जाने की गारंटी है। बस 2 दिन बचे रह गए मेरे प्रिय बच्चों। आपको ध्यान से इस वीडियो को देख कर जाना है, अंत तक देख कर जाना है, ताकि आपका 30 नंबर आसानी से चुटकी में आ जाए। या ये वीडियो को आप मेरे माध्यम के द्वारा देख रहे हैं, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि गद्यांश जो होता है, गद्यांश, इस गद्यांश को आपको बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर का पूछा जाता है सवाल। कितने नंबर का? 20 नंबर का गद्यांश पूछा जाता है। अब गद्यांश कितने रहेंगे? 20 नंबर। जैसे आप साइंस में या फिर एसएसटी में, साइंस में या फिर एसएसटी में 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल मार्क्स मिलता है, उसी से आप क्या हो जाता है, आसान हो जाता है आपका सब्जेक्ट। इसी टाइप से आपका गद्यांश जो है, इसको आप करके जाएंगे तो 20 नंबर आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। आपको पास होने का एकदम कोई चिंता नहीं लग रहा कि हाँ हम फेल हो जाएंगे, ऐसा हो जाएंगे वैसा। तो आप बहुत आसानी से पास कर सकते हैं अगर आपका गद्यांश कमजोर होगा तो, या फिर अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। ठीक है, कमजोर होगा तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपका सही होने वाला है। तो 20 नंबर का गद्यांश आता है। गद्यांश रहता है कितना, इसको जान लेते हैं। सबसे पहले गद्यांश जो होगा आपका, बोर्ड एग्जाम में 4 गद्यांश पूछे जाएंगे। कितने गद्यांश? 4 गद्यांश को पूछा जाएगा। अब 4 गद्यांश में से आपको मेरे प्यारे बच्चे करना क्या है, 4 गद्यांश में से लिखा रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। अभी हम दिखाएंगे भी कौन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कोई एक गद्यांश दिया रहेगा। ठीक है, इस टाइप से गद्यांश दे दिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क में दिया रहेगा। किस में रहेगा? क में गद्यांश दिया रहेगा। फिर क्या रहेगा? फिर इसी टाइप से आपको ख में रहेगा। क्या रहेगा? ख में रहेगा गद्यांश। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का क और ख रहेगा। ठीक है, इसी टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या रहेगा? क लिखा रहेगा और क में भी गद्यांश दे रहेगा। क में भी गद्यांश को लिख देगा। ठीक है, इस प्रकार आपका फिर ख रहेगा। क्या रहेगा? ख। और ख में भी कोई एक गद्यांश को दे देगा और गद्यांश को इस टाइप से आपका लिखा रहेगा। ठीक है, तो अब हमको सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आपको सिर्फ कितना लिखना है? 2 लिखना है। कितना लिखना है? 2 लिखना है। एक लिखते हैं, आपका एक सही होता है तो 10 मार्क्स आता है। ठीक है, इसलिए आपको करना कितना है? 2 करना है। अगर 2 हो जाएगा तो आपका 20 मार्क्स हो जाएगा। कितने मार्क्स हो जाएंगे? 20 मार्क्स हो जाएंगे। तो करना किस टाइप से, लिखना किस टाइप से, ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसको नहीं सीखेंगे तो आपका गद्यांश बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को गौर से देखें। देखिए, अभी क्या करना है कि यदि आप गद्यांश लिए हैं प्रश्न नंबर 1 का, 1 उठा है तो 1 में आइएगा तो आपको पढ़ेंगे कि गद्यांश कौन वाला आसान है। अगर का गद्यांश आसान रहेगा तो हम क को चूज करेंगे। ठीक है, क को चूज करेंगे। अगर हमारा गद्यांश अगर क वाला अच्छा लगेगा तो हम सिर्फ क को चूज करेंगे। ठीक है, ख को छोड़ देंगे, ख को छोड़ देंगे। दोनों सवाल में से सिर्फ एक सवाल का जवाब देना है, चाहे क लीजिए या फिर ख लीजिए, एक को चूज करना। फिर क्वेश्चन नंबर 2 के पास आएंगे और क्वेश्चन नंबर 2 के पास यदि आपको क वाला भारी लग रहा है तो इसको आप छोड़ देंगे। ठीक है,
फिर किसके पास जाएंगे, ख के पास जाएंगे और ख को क्लियर करेंगे। ठीक है, अगर इसका भी क आ रहा है, इसका भी क आ रहा है, तो आप कोई नहीं है कि आप जरूरी नहीं है कि वही वाला लिखें, आपको जो आसान लगेगा दोनों का, मगर एक ही लिखना है। इसमें से भी एक लिखना है और इसमें से भी कितना लिखना है, एक लिखना है, ना कि आप एक ही में से दोनों को बना दीजिएगा। अगर एक में से दोनों को बना देते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ एक करना है इधर और एक करना है इधर। तो यही चीज आपका नियम याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं याद रहेगा तो आपका गद्यांश बिल्कुल गलत हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा। इस टाइप से आपको 20 नंबर मिलने वाला है। तो 20 नंबर गवाए नहीं, आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आप दिखाते हैं हम आपको गद्यांश। देखिए प्रश्न आ गया है, कह रहा है इसमें गद्यांश में आप देख ही पाएंगे कि पहला प्रश्न कह रहा है बच्चों, पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। देखिए यहां पर गद्यांश दे लिया है, हम बोले थे ना सवाल नंबर 1। देखिए आप गौर करिएगा, सवाल देखिएगा, 1 मिनट सवाल देखें। सवाल 1 में दिया हुआ है क, दिया हुआ है कि नहीं क। अब क में गद्यांश दे दिया और इसके नीचे आपको प्रश्न दे दिया रहेगा। सेम इसी प्रकार बोर्ड एग्जाम में रहेगा, ठीक ना, आपको इसका प्रश्न दे देगा। अब क्या करना है, गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और जितने भी यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक सवाल है, 1 से लेकर 5 सवाल है, 5 क्वेश्चन है, ये पांचों का क्वेश्चन का आंसर इसी में छिपा हुआ है। ठीक है, तो यहीं से आपका पांचों का सवाल का जवाब लिखना है, जवाब लिखना है, आंसर लिखना है। ठीक है, तो आंसर आपको इसी से लिखना है और प्रत्येक प्रश्न कितने का है, 2 का है। ठीक है, अब कितने हो गए, 10 हो गए कि नहीं हो गए। प्रत्येक प्रश्न कितने मार्क्स का, 2-2 अंक का है, यहां पर बोल दिया। ठीक है, तो ये कितने मार्क्स के हो गए, 10 नंबर के हो गए। अब देखिए आप पढ़ेंगे, क है और इसका फिर क्या रहेगा, ख रहेगा। देखिए क है, फिर इसका क्या है, ख आया कि नहीं। तो अब ख में भी एक गद्यांश दिया हुआ है और ख का फिर क्या है, 5 प्रश्न दिया हुआ है, 5 प्रश्न दिए हुआ है। कितने प्रश्न दिए हुए हैं, 2 × 5 कितने हुए, 10 नंबर के 5 प्रश्न दिए हुआ। अब इसको पढ़ के इसमें से आंसर खोजना है। ठीक है, यदि आपको क का अच्छा लगे तो क लिखेंगे, ख का अच्छा लगे तो ख लिखेंगे। ठीक है, एक हुआ। इसी टाइप से फिर आपको दूसरा सवाल दिया रहेगा, क्या रहेगा, दूसरा सवाल दिए रहेगा, दूसरा सवाल दिए रहेगा, दूसरा में भी क रहेगा और क का फिर प्रश्न दिए रहेगा, यहाँ पर 5 प्रश्न दिए रहेगा। ठीक है, फिर इस टाइप से आपका ख रहेगा। देखिए ख रहेगा, यहाँ पर ग हो गया, मिस प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इसको हम ख कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ख कर लेते हैं। ठीक है, तो ख रहेगा और ख में भी क्या रहेगा, 5 प्रश्न दिए रहेगा। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, आइए अब हम आपको बता देते, गद्यांश की चर्चा कर ले थोड़ा। ठीक है, देखिए अब खोजना है, यहाँ पर लिखा हुआ भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था। इस क्वेश्चन को आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी के एक ढंढे परिवार में 9 सितंबर 1850 ईस्वी को हुआ था। तो आसानी से मिल गया कि नहीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था, सिर्फ यही ना पूछ रहा है, तो आप लिखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ, काशी के एक धनाढ़ परिवार में 9 सितंबर 1850 ईस्वी को हुआ था। यहाँ तक आप लिख देंगे तो एक टू क्लियर हुआ। फिर दूसरा, भारतेंदु का परिवार क्या था। भारतेंदु का परिवार क्या था, भारतेंदु का पैतृक परिवार काशी का एक प्रसिद्ध सेठ परिवार था। कैसा, तो यहां से लेकर आप लिखेंगे, यहां से लिखेंगे तो क्या था, कैसा परिवार था, सेठ परिवार था। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसी टाइप से भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध किस घराने से था। देखिए कैसे घराने से था, तो ये भी देखेंगे, सेठ खानदान था ना, तो ये सेठ घराने से थे। या फिर यहाँ देखिए कि देशभक्ति साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध इतिहास विख्यात अमीचंद्र घराने से है। देखिए यहाँ से आपको, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से पढ़ेंगे तो आप इसमें बिल्कुल आपका यहाँ से मिल गया आंसर। ठीक है, तो ये भी सवाल हमारा सही हो गया। ठीक है, फिर देखिए
सबसे चौथा आप देखेंगे, अंग्रेजों ने सबसे पहले किस पर विश्वास किया था। देखिए आप क्वेश्चन पढ़िए, अंग्रेजों ने अपने अपरिचित देश में अतिरिक्त व्यापार बढ़ाने के लिए इन्हीं अमीर चंद्र पर पहले विश्वास किया था। देखिए पहले विश्वास किया, देखिए यहां पर लिखा हुआ अमित चंद्र पर, किस पर, अमित चंद्र पर पहले विश्वास किया। इतनी बात को लिखेंगे तो ये भी आंसर क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। और लास्ट वाला, भारतेंदु हरिश्चंद्र की माता की मृत्यु कब हुई थी। देखिए यहाँ पर आगे पढ़िएगा, और इन्हीं का सहयोग से गांव गांव में बांट कर कपास और कपड़े के कार्य करते थे। अमित चंद्र उस व्यापारी वर्ग से थे जिसकी आमदनी अंग्रेजों के लूट खसोट से जुड़ी हुई थी, ठीक है। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे ही इस अंग्रेजी भक्त महाजन परिवार में पार्वती देवी के गर्भ से गोपाल चंद्र की पुत्र रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु कब हुई, माता की मृत्यु कब हुआ था। हरिश्चंद्र 5 वर्ष की अवस्था में मातृहीन का। देखिए अब क्वेश्चन पूछ रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र की माता की मृत्यु कब हुई थी, तो लिखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की माता की मृत्यु कब हुआ, जब एक मिनट, हरिश्चंद्र कितने वर्ष के थे, 5 वर्ष के थे, 5 वर्ष के थे, तो उनकी माता का मृत्यु हो गया था। इस टाइप से आप लिख देंगे, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा फिर वैसी दिखेगा, फिर इसके बाद आपको दो का क्वेश्चन आना है, दोनों में से आपको एक एक उठाना है, ठीक है। आई होप कि ये वाला आप समझ गए होंगे, दोनों में से एक एक उठाना है। जैसे इसका हम देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के जनक ही नहीं थे। तो यहां पर आप देख पाएंगे, यहां क्वेश्चन पहले पढ़ना है, नए युग के निर्माता कौन थे। तो नए युग के निर्माता कौन थे, देखिए यहां पर आप पढ़ेंगे, वरना वे नए युग के निर्माता भी थे। अब कौन थे भाई, तो राजा राम मोहन राय कौन थे, नए युग के निर्माता भी थे। ये हो गया आपका। राजा राम मोहन राय ने किन विचारधाराओं को समन्वय किया, किन विचारधारा को, वे आधुनिक सचेत मानव थे और नए भारत के ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने पूर्व एवं पश्चिम की विचारधाराओं का समन्वय किया कर 100 वर्षों से सोए हुए भारत को जगत किया। तो देखिए आपका सवाल सभी इसी में मिलेगा, सब सवाल इसी में मिलेगा, ठीक है। इस टाइप से पढ़ेंगे और पढ़कर आपको क्लियर करना, सबको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए इसका आंसर आपको हम दे दिए हैं, यहाँ पर आप लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट करें। देखिए जैसे क का हम लिए थे, 2 का क था, साहित्यकार मानव जीवन समाज का अभिनय अंग होता है। साहित्यकार मानव जीवन का अभिनय अंग होता है, सॉरी यहाँ देखेंगे, ठीक है। पहला था ना साहित्यकार वाला, हाँ ये इसका क्या है, मानव जीवन का क्या होता है, साहित्यकार मानव जीवन का क्या होता है, अंग होता है। यहाँ देखिए आंसर में आपको दे रखे हैं, साहित्यकार मानव जीवन समाज का क्या होता है, अभिन्न अंग होता है। दूसरा, साहित्य के बिना समाज और समाज के बिना साहित्य कोरी कल्पना है, दोनों अपने अस्तित्व और विकास के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। इस टाइप से आप लिख देंगे। फिर बहुत से साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं का लक्ष्य समता सुखाय को बतलाया है। चौथा है, साहित्य और समाज एक दूसरे को पूरक है। पांचवा है, इस कहानी का शीर्षक पूछा गया होगा तो बोलेंगे इस कहानी का शीर्षक साहित्य और समाज है, ठीक है। इस टाइप से पांचों करना है आपको, 5 प्रश्न का आंसर देना है गद्यांश को पढ़ के। फिर दूसरा में देखिए, आधुनिक भारत के जनक राजा राम मोहन राय युग के निर्माता है। दूसरा, राजा राम मोहन राय पूर्व एवं पश्चिम विचारधाराओं का समन्वय किया। तीसरा है, राजा राम मोहन राय ने उन सब बाधाओं को दूर किया जो हमारी प्रगति के मार्ग में बाधक थी, ठीक है। चौथा है, राजा राम मोहन राय मानवता के सच्चे पुजारी थे। कैसे पुजारी थे, सच्चे पुजारी थे। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण व सुधारवाद का प्रथम प्रवर्तक कहा गया है। जो आप गद्यांश देखे हैं राजा राम मोहन राय वाला, ठीक है, ये वाला,
इसमें से जो क्वेश्चन है उन्हीं का क्वेश्चन का आंसर हम लिख रखे हैं बाद में। वैसे आप क्वेश्चन यहाँ पढ़ेंगे, आंसर यहाँ चुनेंगे, जहाँ तक होगा वहाँ तक आप बनाएंगे, जो जो क्वेश्चन कहेगा उस आधार पे। ठीक है, बहुत सिंपल है, 20 नंबर आप आसानी से ग्रोथ कर सकते, ला सकते आसानी से। ठीक है, अगर ये वाला टॉपिक आपका समझ में आ गया है, गधांश समझ में आ गया, आसानी से समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ नहीं है तामझाम, आपको आसानी से समझना है, ढंग से समझना है और लिख कर आना है, दोनों में से एक एक करना है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग निबंध की ओर। जो हमारा 10 नंबर वाला सवाल है, 10 नंबर वाला सवाल है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है निबंध। क्या लिखा हुआ है? निबंध। किस पर लिखा हुआ है? प्रदूषण पे। 10 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए अब प्रदूषण पे जो निबंध है इस बार का मोस्ट वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई है। आप देखेंगे ये सब क्वेश्चन और इसके अलावा और भी 4-5 क्वेश्चन और भी हम रखे हुए जो मोस्ट वीवीआई है। इसी वीडियो में अंत में हम बताएंगे कौन सा मोस्ट वीवीआई है। ठीक है, आपको लिखा रहेगा कि इनमें से किसी एक पर, लिखा रहेगा इस टाइप से कि इनमें से किसी एक पर कितने से 250 से लेकर 300 शब्दों में क्या लिखना है? निबंध लिखे। शब्दों में निबंध लिखे। तो आप इस टाइप से दिया रहेगा प्रश्न, इस टाइप से दिया रहेगा प्रश्न, आपको क्या करना है? फटाफट कलम उठाना है और क्या करना है? 250 से 300 शब्दों में क्या करना है? निबंध लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा। अब इनमें से यानी 5 दिया रहेगा। कितना दिया रहेगा? 5 निबंध दिया रहेगा। ऐसे रहेगा क में रहेगा पॉइंट रहेगा 1 2 3 4 5, इस टाइप से आपको पॉइंट दिया रहेगा 1 2 3 4 5। फिर ख रहेगा, फिर ख में भी ऐसी पॉइंट रहेगा, इसी पॉइंट रहेगा। फिर ग रहेगा, ग में भी फिर 5 पॉइंट रहेगा। इस टाइप से आपको ग, उसके बाद घ में भी ऐसी पॉइंट रहेगा, फिर अंगा। ठीक है, तो 5 प्रश्न दिए रहेंगे। अब पांचों में से इनमें से किसी एक पर, यानी 5 सवाल दिए हुआ है क ख ग घ अंगा। ठीक है, इस टाइप से 5 में से आपको कोई एक पर निबंध लिखना है और कोई एक पर जो हम बोलेंगे जो भी आए वो सभी आएगा। ठीक है, तो उसमें से आपको जो अच्छा से आएगा, जैसे क आएगा तो क लिखेंगे। और क में जैसे कि माना कि हमारा क में क्या है? क में है प्रदूषण। क्या है? क में है प्रदूषण। तो प्रदूषण पे हम लिखेंगे। अब प्रदूषण का 5 पॉइंट लिखेंगे। कितने पॉइंट? 5 पॉइंट। देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 और एक उधर होगा, अभी बताएंगे। ठीक है, तो 5 पॉइंट लिखेंगे तो आपका यहां पर कितना नंबर मिलेगा? 10 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से आप गौर से देखेंगे कि प्रदूषण पर निबंध आए तो कैसे लिखना है। तो देखेंगे सबसे पहले आप देखिए, हम थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, देखिए प्रदूषण पे यदि आपको निबंध आता है तो आप क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? क्या करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है? देखिए अभी बताते हैं हम क्या करना है। सबसे पहले आपको प्रदूषण पे आएगा तो इस टाइप से आपको भूमिका लिखना है। क्या लिखना है? भूमिका लिखना है, अंडरलाइनिंग करना है, एरो देना है। अब देखिए सबसे पहले बताइए कि प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण होता है क्या? तो प्राकृतिक, क्या चीज? प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, यानी प्राकृतिक के संतुलन में दोष पैदा होना, कमी पैदा होना, न शुद्ध वायु मिलना और ना ही साफ वायु मिलना, हवा मिलना, ना ही शुद्ध जल मिलना, न शुद्ध खाद्य मिलना। मतलब ना, देखिए अब वायु में क्या हो जाएगी? शुद्धता नहीं रहेगी, ना ऑक्सीजन में शुद्धता रहेगी, ना शुद्ध जल में शुद्धता रहेगी, ना खाद्य पदार्थ में आपको शुद्धता रहेगी। इसी टाइप से शांत वातावरण मिलना। ठीक है, अगर ये सभी चीज नहीं मिल रहे हैं तो जीव मानव सभ्यता का विकास हो रहा है। अब किसके कारण ये सभी वातावरण को बिगाड़ा जा रहा है? तो मानव का जैसे जैसे आबादी बढ़ रहा है, ज्यों मानव की सभ्यता बढ़ रही है, उसी के विकास होते ही त्यों पर्यावरण में क्या हुआ? प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है।
अब देखिए जैसे जैसे मानव की जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी ज़रूरतें बढ़ेगी, कल कारखाने खुलेंगे, तो जिसके वजह से क्या हो जाएगी, प्रदूषण की समस्या बहुत बढ़ जाएगी पर्यावरण में। ठीक है, इस बात को आप लिखेंगे। इसे बढ़ाने में मनुष्य के क्रियाकलाप और उसकी जीवन शैली काफ़ी दृढ़ तक जिम्मेवार है। इसको बढ़ाने में और कोई नहीं, सबसे बड़े जिम्मेवार हम लोग खुद हैं, मनुष्य है, मनुष्य का कार्यक्रम है, उसकी जीवन शैली है, इसी के वजह से आज प्रदूषण हो रहा है। तो भूमिका में आपको इतनी बात लिख देना है। ठीक है, नंबर 2 आपका पॉइंट रहेगा जल प्रदूषण। अब देखिए, अब बताया ना कि जल से होता है प्रदूषण, और भी चीज से होता है। तो देखिए जल से प्रदूषण कैसे होता है। जल सभी प्राणियों के लिए अनिवार्य वस्तु है, बिल्कुल आप जानते हैं जल हर चीज में काम आता है, सभी वस्तुओं के लिए क्या है, अनिवार्य है। हरे पेड़ पौधे हो, ठीक है, यहाँ पर पेड़ एकले होगा, पेड़ पौधे भी आवश्यक तत्व जल से ही आवश्यक अवस्था में ग्रहण करते हैं, जल ही अवस्था में ग्रहण करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ मिसप्रेजेंट हुआ। तो देखिए चाहे हम लोग हो, आदमी हो या पेड़ पौधे हो, सभी क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, जल के माध्यम से ही ग्रहण करते हैं। जल में उनके कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, पेड़ पौधे के कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, खनिज तत्व और गैस खुली होती है। ठीक ना, खनिज तत्व हो या गैस हो, ये सभी क्या होती है, खुली होती है। यदि इन तत्वों की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है, और इन तत्वों की क्या हो जाए, कार्बनिक पदार्थों की, खनिज तत्वों की, गैस की खुली मात्रा क्या हो जाए, अधिक हो जाए, या तो जल में क्या हो जाएंगे, हानिकारक हो जाएंगे, और इसीलिए इसको क्या कहेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, जल प्रदूषित हो जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, जल प्रदूषण भी बोलेंगे। ठीक है, इन सभी के कारण क्या होते हैं, जल प्रदूषित हो जाते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लिख देंगे तो आपका क्या होगा, 2 पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे वायु प्रदूषण। यहाँ पर वायु प्रदूषण के बारे में भी बोला गया है। तो देखिए वायु प्रदूषण सबसे अधिक व्यापक और हानिकारक है। वायुमंडल में सभी तरह के गैसों की मात्रा निश्चित रहती है। देखिए वायु प्रदूषण जो होता है, तो वायुमंडल में सभी तरह की गैस निश्चित रहती है। अधिकांश ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है। अधिकांश जो गैस होते हैं वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है। इसके बाद आपको देखिए शोषण अपघटन और सक्रिय ज्वालामुखी से उत्पन्न गैसों के अतिरिक्त हानिकारक गैस की सर्वाधिक मात्रा क्या हो जाती है, मात्रा मनुष्य के कार्यकलापों से उत्पन्न होती है, क्रियाकलापों या कार्यकलापों से उत्पन्न होती है। इनमें लकड़ी, कोयले, खनिज तेल तथा कार्बनिक पदार्थ ज्वलन का सर्वाधिक योगदान है। ये सभी जो चीज़ है, लकड़ी हो गया, कोयले हो गया, खनिज हो गया, तेल हो गया, ये कार्बनिक पदार्थ का क्या होता है, ज्वलन का या क्या है, सबसे बड़ा योगदान है, जिसके वजह से वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो आप तीसरा पॉइंट को देख लिए। चौथा पॉइंट कहता है ध्वनि प्रदूषण। अब ध्वनि प्रदूषण आपको अंडरलाइनिंग करना है। ये पॉइंट आपको दिया रहेगा, आप क्या करेंगे, पॉइंट दिया रहेगा, पॉइंट पे आपको सिर्फ लिखना है। आसान है, एकदम आसान है। ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण में लिखेंगे महानगरों में अनेक प्रकार के वाहन, लाउड स्पीकर, बाजे एवं औद्योगिक संस्थानों के मशीनों के शोर से ध्वनि प्रदूषण को जन्म दिया है। अब ये सभी के देख रहे हैं, आप देखते होंगे मोहल्ले में लाउड स्पीकर, डीजे वगैरह, या फिर बाजे, या फिर औद्योगिक संस्थान, ये सभी के खुल जाने के कारण क्या होते हैं, ध्वनि में प्रदूषण उत्पन्न होती है, लोगों को सुनने में कठिनाई उत्पन्न होती है। ये सब बात नहीं लिख पाएंगे। ध्वनि प्रदूषण से न केवल मनुष्य की सौर शक्ति का ह्रास होता है, मतलब खुद की शक्ति का ना ही सिर्फ ह्रास होता है, उसके मस्तिष्क पर भी इसका घातक प्रभाव पड़ता है। आप बार बार एक ही चीज को सुन रहे हैं, बार बार लाउड स्पीकर का आवाज सुन रहे हैं, तो आपके मस्तिष्क को भी प्रभाव कर सकता है, इस पर घातक प्रभाव कर सकता है। इसके परिमाण शक्ति को भी क्या कर देगा, उत्पादन व नाभिकीय विखंडन, वायु, जल व ध्वनि तीनों प्रदूषण को काफी विस्तार दे दिया है। इसके कारण क्या हुआ, तीनों प्रदूषण को आपको क्या हुआ है, काफी विस्तार दे दिया गया है। ध्वनि प्रदूषण आप देख लिए। अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे जो हम लोगों का पांचवा पॉइंट जो हम लोगों का देख पा रहे हैं, पांचवा। अब इसको देखिए,
उन सभी को रोकने का क्या है, निम्नलिखित उपाय है। क्या है, निम्न उपाय है। निम्न उपाय को आप देखेंगे कैसे रोकेंगे। इन तीनों पॉइंट जो आप पढ़े हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और उसके बाद ध्वनि प्रदूषण, इनको क्या करेंगे, वृक्षारोपण का कार्यक्रम तेजी से चलाया जाना चाहिए। अगर इनको बचाना है तो वृक्षारोपण का तेजी से क्या करना पड़ेगा, कार्यक्रम को चलाना चाहिए। पहला हो गया। दूसरा देखिए, वनों को विनाश पर रोक लगानी चाहिए। वनों का विनाश नहीं करना चाहिए, अधिक से अधिक पौधे को लगाना चाहिए। तीसरा है, लाउड स्पीकर का कम उपयोग होना चाहिए। ठीक है, या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में मशीन वगैरह जो होते हैं लाउड कम वॉइस वाली मशीन का इस्तेमाल होनी चाहिए, या विशेष फिल्टर का इस्तेमाल करना चाहिए उनके मुंह के चिमनियों पर। ठीक है, आगे देखेंगे। पांचवा पॉइंट हमारा कह रहा है कि इस तरह हमारा पर्यावरण गंभीर असंतुलन के दौर से गुजर रहा है। अब जो हमारा पर्यावरण वातावरण है वो गंभीर असंतुलन के दौर से गुजर रहा है, और इस असंतुलन के कारण जैव विविधता पर गंभीर संकट आ चुका है। जैव विविधता पर, जो हवा, जल और अन्य हमारे जीवन का आधार है, ये सभी हमारे जीवन का क्या है, आधार है, वही प्रदूषित होकर हमारे लिए जहर बन रहा है। अब ये सभी आधार है, अब इसी के माध्यम से हम लोग जीवित हैं, और यही क्या हो गया है, हमारे लिए प्रदूषित होकर जहर का काम कर रहा है। हमें समय रहते सचेत हो जाना चाहिए। हमें समय पर ही, सही समय पर सचेत हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। हमें पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकना एवं प्रदूषण को कम करने के हर संभव का प्रयास करना चाहिए। ये बात को आप लिखेंगे उपसंहार में। उपसंहार यानी आपका लास्ट पॉइंट था। अगर आप पांचों पॉइंट लिख देते हैं तो आपका ये 10 मार्क्स क्लियर हुआ। एक निबंध आप देख लिए। अब जो आपका मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट है, एक तो आप देख लिए, 4 और बचा है, वो अब इसके बाद आप देखेंगे चौथा कौन है। तो आई होप कि आपको गद्यांश और निबंध आसानी से समझ में आ गया। अब देखिए इसके अतिरिक्त क्या है, आपका ये सभी देख पा रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, छात्र और अनुशासन, इसको बिल्कुल आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, 2014 में पूछा गया, 17 में, 18 में, उसके बाद नहीं पूछा गया है। ठीक है, दीपावली पर्व, दीपावली पर भी आ सकता है, आपका पूरा चांस है। ठीक है, 2012, 14, 18, 19, इसके बाद नहीं पूछा गया है। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में भी बहुत ज़्यादा चांस बनता है, 2020 और 21 के बाद ये नहीं पूछा गया है। तो ये सारे सवाल को आपको पढ़ के जाना है, क्वेश्चन को पढ़ के जाना है। होली देखिए, होली तो और खास है, 16, 19, 20, 22, 23, इसके बाद स्टॉप हो चुका है, इसके बाद ये नहीं पूछा गया है। उसके बाद वसंत ऋतु देखिए, 24 में पूछा गया था, 20 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है, मगर आप देखिए कभी कभी क्या होता है, एक बार लगातार पूछ देता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर पूछा हुआ 18 में और 19 में, तो 24 में पूछा गया है, तो हो सकता है 25 में भी पूछ दे, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ के जाएंगे। यहाँ पर 5 हुआ और 1 हमने पढ़ा, तो कुल मिलाकर 6 क्या हो गया, 6 निबंध हुआ। 6 निबंध को आप देख लेंगे, अच्छे से देख लेंगे, सभी में 5-5 पॉइंट दिया रहेगा। आपको पांचों पॉइंट को अंडरलाइनिंग करना है और लिखना है। ठीक है, अब जो पसंद आएगा, जैसे इसी टाइप से 5 को दिया रहेगा, अब जो पसंद आएगा क ख ग करके, क ख और ग या फिर घ या फिर अंगा, इस टाइप से दिया रहेगा। अब इनमें से आपको जो वाला पसंद आएगा उसको आप बनाएंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बोलेंगे, ताकि मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव का वीडियो ला सकूं और धमाल वाला ऑब्जेक्टिव लेकर आ सकूं, जिससे आपका एग्जाम में क्लियर हो सके, एकदम अच्छा नंबर आ सके, अच्छा मार्क्स आ सके। इसके लिए आप लोगों को, हम लोगों के साथ ऐसे ही बने रहना है, लाइक करना है, शेयर करना है, दोस्तों में खूब ज़्यादा शेयर करें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जब तक कि आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।